क्या होती है, ये क्यों होती है और इसका बेहतरीन इलाज क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। जो ख़ारिश है वो तकरीबन मोस्टली लोगों को अक्सर होती रहती है। कुछ लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं, कुछ इसको सीरियस भी लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर ख़ारिश जो है वो कोई ख़तरनाक साइन भी हो सकती है। इसलिए अपनी जो ख़ारिश है, इचिंग है, उसको बरवक़्त ट्रीट करवाना बहुत ज़रूरी है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इचिंग हो रही है, ख़ारिश हो रही है, ये क्यों है और इसका बरवक़्त इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। जी, आपको सबसे पहले तो अगर किसी को भी ख़ारिश है तो उसको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ का वार्निंग साइन भी हो सकती है, किसी आने वाली बीमारी का भी साइन हो सकता है। तो लिहाजा इसके लिए सीरियस होने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं ये जो इचिंग है ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा जो वजूहात है वो ड्राई स्किन है, यानी हमारी जो स्किन है वो वक्त के साथ साथ ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर जो उसके अंदर है वो कम हो जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात है मॉइस्चर के कम होने की। नंबर 1 उसकी वजह हो सकती है कि हम बहुत हॉट वाटर से अगर शावर करते हैं तो भी हमारी मॉइस्चर ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा सीज़नल चेंजिंग की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, बहुत सारे केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से, बहुत सारी रेडिएशंस की वजह से हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे सूप, ऐसे आप जो सोप इस्तेमाल करते हैं, साबुन जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं। तो स्किन की ड्राई, इसके अलावा हमारी फूड का इसके ऊपर बहुत रोल है। अगर हमारी फूड के अंदर कितनी जो है वो फ़ैट है या चिकनाहट है, उसका भी इसके ऊपर रोल होता है। तो स्किन के ड्राई होने की वजह से भी इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यीस्ट के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रिंग वर्म जो गोल गोल दद्दर सी बनती है वो हो सकती है, सोरियासिस यानी चंबल टाइप हो सकती है। इसके अलावा छोटी छोटी जुएँ टाइप लाइस जो है वो बॉडी पे चलती हैं, जिस तरह जुएँ सर में होती हैं इस तरह बॉडी पे भी चलती हैं, वो भी ख़ारिश की वजह हो सकती हैं। इसके अलावा कोई एलर्जिक चीज़ हो सकती है, कोई किसी चीज़ से आपने कंटेक्ट किया होता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई फूड एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं उसका रिएक्शन हो सकता है, आपकी बॉडी की डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके थायराइड में कोई इनबैलेंसिंग हो रही है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी के किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है या किडनी प्रॉब्लम है तो भी ख़ारिश इचिंग हो सकती है। इसके अलावा जिनको शुगर पेशेंट है उनको ख़ारिश हो सकती है, या कोई लगातार मेडिसिन खा रहे हैं उसकी वजह से भी जो है वो ख़ारिश हो सकती है, इचिंग हो सकती है। सबसे पहले कभी भी कोई प्रॉब्लम है उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आइडेंटिफाइड करना ज़रूरी है कि क्या हमें कोई फूड की वजह से हो रही है, किसी केमिकल की वजह से हो रही है, किसी सीज़न की वजह से हो रही है, किसी एरिया में जाने की वजह से हो रही है, किसी चीज़ को छूने की वजह से हो रही है, या घर में रखे हुए जानवर भी इसकी वजह हो सकते हैं। कोई परिंदे रखे हुए हैं, कोई पेट डॉग्स, कैट्स या कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, उनके कंटेक्ट से भी आपको एलर्जी हो सकती है, आपको ख़ारिश हो सकती है, इचिंग हो सकती है। इसके अलावा आपने सबसे पहले अपनी रीज़न तलाश करनी है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर को अपनी सारी हिस्ट्री, सारी चीज़ बताएंगे तो डॉक्टर जो है वो आपका बेहतरीन ट्रीट करेगा, इलाज करेगा। अदरवाइज़ आप जो है वो भटक सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं सही पर। कई लोग एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, स्टीरॉइड इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि मसला जो है उनको कोई फंगस का होता है। तो लिहाजा पहले अपनी वजह को तलाश करें, अपनी वजह को देखें कि अच्छा, कुछ लोगों को रात को एलर्जी होती है, कुछ को डे को होती है, इनमें भी फ़र्क है। कुछ को अपने जेनिटल आर्गन्स में ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाइड करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को स्कैबीज़ भी इसकी वजह हो सकती है। तो लिहाजा आपने पहले आइडेंटिफाइड करना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कौन कौन सी है। अगर जैसे ही आपको ख़ारिश या एलर्जी होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर जो है आपको एंटी एलर्जिक देगा, जिसमें सिट्राजीन है, लिवोसिट्राजीन है या फेक्सोफेनाडिन है, इस तरह की एंटी एलर्जिक जो है वो टैबलेट्स वगैरह देगा। इसके अलावा जो है वो लोशंस हैं, अगर वो आपको देखता है कि स्कैबीज़ हैं, माइट्स टाइप हैं, छोटे छोटे आपके जो ऑर्गन्स हैं, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे ख़ारिश होती है, तो वो आपको एवरमेक्टिन टैबलेट और परमेथ्रिन लोशन होता है, 1% सर के लिए होता है और 5% जो वो बॉडी के लिए लोशन है। इसके अलावा बेंजाइल बेंजोट लोशन है, वो जो है वो बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिससे ये जो स्कैबीज़ हैं या जुएँ हैं या माइट्स हैं उसकी वो जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अगर आपको एक्जिमा के लिए जो भी इसी तरह स्टीरॉइड है,
इसके अलावा जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स न्यूमाइसिन या इसकी क्रीमें जो है मिक्स कंडीशन में मिलती हैं। इसके अलावा रिंग वार्म या फंगल इन्फेक्शन है तो आपको क्लोट्राइमाजोल क्रीम्स हैं वो आपको अप्लाई के लिए मिलती हैं। तो इसके अलावा कैम्फर का भी आपको जो है वो लोशन वगैरह जो है वो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। इसके अलावा एजिमा में डॉक्टर मेथोट्रेक्सेट या साइक्लोस्पोरिन वगैरह जो है वो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। आपकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मॉइस्चराइज़र भी दे सकता है, लोशन भी लिख सकता है, जिससे आपको जो है वो बेहतरी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इसको आम घरेलू लाइफ में अगर आप ट्रीट करना चाहें तो उसके लिए अगर हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपने बेहतरीन मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। मॉइस्चराइज़र मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं किसी ब्रांड की तशहीर के लिए नहीं हूँ, आपको चंद जो है वो हम आपको बता देते हैं, ये आप ले सकते हैं ये जो मॉइस्चराइज़र है। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल को नहाने के बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अगर अपनी नेक से नीचे वाले रीजन पे अप्लाई कर देते हैं नहाने के बाद, तो ये मॉइस्चराइज़र बेहतरीन है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोशंस हैं बहुत सारे मार्केट्स में, वो आप अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइज़र के तौर पे। इसके अलावा आपने एलोवेरा जो जेल है उसको आप स्किन पे अप्लाई करने से आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो टर्मेरिक है यानी हल्दी है उसको पानी के अंदर मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा आपने एप्पल का जो सिरका है यानी सेब का सिरका जिसे एप्पल साइडर विनेगर जिसे कहते हैं, वो पानी के अंदर डाल के उसको भी अप्लाई करें, उससे भी आपकी एलर्जी जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेस में क्या होता है कि आपने बर्फ़ या ठंडी चीज़ के साथ साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा लेके आप जहाँ ख़ारिश हो रही है वहाँ आप रैप कर देते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी हासिल हो सकती है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से आप जो है वो बेहतर हो सकते हैं। जिसे ओट मील कहा जाता है, उसको अगर आप पानी में सोक कर देते हैं, भिगो देते हैं, उसको भी अगर अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वो उससे भी आपकी एलर्जी ख़ारिज जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो अब अगर हम इसको कम्बिनेशन में बात करें तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपने सारी चीज़ों के साथ साथ यानी आपने नीम का पानी, एलोवेरा का जेल लगा के और मॉइस्चराइज़र लगा के, साथ आपने अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल ट्यूब कोई भी क्लोट्राइमाजोल की जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, या ओरली भी आप एंटी जो फंगल है वो मेडिसिन खा सकते हैं, जिस तरह फ्लूकोनाजोल के कैप्सूल अवेलेबल हैं और ट्यूब लगा के आप बहुत बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथ कोई लोशन जिस तरह पैरामेथ्रिन का लोशन बड़ा ज़बरदस्त है, आप वो भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजाइल बेंजोएट का लोशन भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी सबसे पहले अपनी कंडीशन को देखते हुए, और अगर आप मॉइस्चराइज़र ज़्यादातर जो इश्यू है वो मॉइस्चराइज़र की ना होने की वजह से, ड्राई स्किन की वजह से जो है वो एलर्जी होती है, अगर आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखते हैं उस पर आप बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको कंक्लूजन ये करते हैं कि पानी ज़्यादा पिएँ, बॉडी को मॉइस्चराइज रखें, किसी केमिकल को छुएं मत, और आप ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें जब आप कोई ऐसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई किचन की, कोई फूड की ऐसी आइटम्स को, और घर में कोई पेट जानवर रखे हुए हैं तो आप उनको कंटेक्ट करने से पहले जो है वो आपने ग्लव्स मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो आपको स्कैबीज़ है यानी आपको जुएँ टाइप हो गई हैं और उसकी वजह से ख़ास एरिया में ख़ारिश हो रही है, तो आपने क्या करना है, अपने बॉडी बाकी लोगों से अलग हो जाएं, सारे कपड़े अच्छी तरह गर्म पानी के साथ धोने चाहिए और उसके अंदर हो सके तो सिरके के जो कुछ ड्रॉप डाल के फिर धोने चाहिए। और अगर कुछ ऐसे कपड़े जो आप नहीं धो सकते उनको आपने क्या करना है, 3 से ज़्यादा दिन यानी 3-4 दिन के लिए पॉलीथीन बैग में अच्छी तरह बंद करके जो है उसमें एयर भी ना जाए, उसको अच्छी तरह रख दें, तो उससे भी वो जो जुएँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आप अपने जब कोई स्कैबीज़ या कोई इस तरह का रिएक्शन हो तो अपने घर वालों से भी अलग हो जाना है, या किसी और घर वालों को तो उनको भी आपने ट्रीट करना है। तो होता क्या है कि बाज़ का एक पर्सन को होता है वो दूसरे पर्सन को भी ऐसी चीज़ें मुंतकिल हो जाती हैं, कपड़ों के कंटेक्ट से भी हो सकते हैं, उनकी वॉशिंग भी अलग करनी चाहिए। इसके अलावा घर के अंदर मुख्तलिफ़ टाइम में एंटीसेप्टिक मॉप वगैरह जितने हैं घर में मॉप वगैरह करना चाहिए, जिसमें फ़िनाइल है या कोई डिटोल है या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसके अलावा कोई इंसेक्ट्स अगर घर के अंदर है तो इंसेक्टिसाइड किलर जो हैं वो घर के अंदर
मुख्तलिफ़ टाइम में जो है उसके स्प्रे वगैरह करवाते रहना चाहिए, जिससे जो घर का जो इन्वायरमेंट है वो सही रहता है। इसके अलावा अगर परिंदे रखे हुए हैं या जानवर रखे हुए हैं तो उनकी वैक्सीनेशंस हैं, या जो उनको कोई अगर प्रॉब्लम है, फ्लू का प्रॉब्लम है या कोई है, उनको बर वक्त ट्रीट करते रहना चाहिए। तो अगर ये सारे चीज़ें आप लेके चलते हैं तो इंशाअल्लाह आप अपनी एलर्जी से बच सकते हैं। हमारा मकसद आपको आगाह करना है और ताकि आपको पता हो कि हमें कोई फूड एलर्जी है या किसी कंटेक्ट एलर्जी है या किसी केमिकल की एलर्जी है, या हमें कौन सी वजह से, या कोई फंगल इन्फेक्शन है, या जब आप आइडेंटिफाइड कर लेंगे तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होगा। हमारा मकसद आप तक अच्छी बात पहुंचाना है। आपका मकसद भी ख़ुद भी अप्लाई करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक अच्छी से अच्छी हेल्थ के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जो है